और जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, रिजर्वेशन अब मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। और लेकिन मैं नागरिकता जो आंदोलन था, एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का, वो आंदोलन दूसरा था। और मैं अपने भाई अमित शाह से कहूँगा, मेरे भाई इस आंदोलन को उस आंदोलन से मत मिलाओ, वो रास्ता दूसरा था और ये रास्ता दूसरा है। दोस्तों नमस्कार, मैं सिंगू बॉर्डर पे इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे साथ आप देख सकते हैं एक शख्स बैठे हैं। यहाँ नीचे पूरा संविधान का एक चार्ट लटका हुआ है, हाथ में संविधान की किताब है इनके। मैं आज इनसे बात करके आखिर बताऊँगा इसके पीछे का मंशा क्या है। आपका नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम अलमदार अब्बास है। कहाँ से आए आप? मैं अलमदार अब्बास उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से आया हूँ। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से आए हैं आप, सिंगू बॉर्डर पर? सिंगू बॉर्डर आया हूँ और मैं भारत का संविधान लेके आया हूँ। हाँ, इसमें लिखा ही है भारत का संविधान, भारत का संविधान। और इसका मतलब ये होता है कि हम भारत के लोग, सारे लोगों का संविधान। और इस संविधान के पीछे है सत्यमेव जयते, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। लेकिन आज के दौर में ऐसा हो रहा है। आज के दौर में देखता हूं कि इस संविधान के आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर हैं। अच्छा, कोई भी केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, जब शपथ लेती है तो वो कहती है कि मैं इस संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा या रखूंगी। मैं आपको इसकी आंदोलन की जड़ बताना चाहता हूँ। आखिर ये इतनी बड़ी भ्रांति पैदा कैसे हो गई और इतना बड़ा आक्रोश है क्यों कि मानने से नहीं मानने लोग। और जितना समझाया जा रहा है उतना ही जो है ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है, लोग जान देने को तैयार हैं। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, मैं इसकी आपको जड़ बताता हूँ। देखिए, जब केंद्रीय कृषि मंत्री ने जब ये विधेयक तैयार किए कानून बनाने के लिए, उन्होंने सारे प्रदेश के कृषि मंत्रियों की बैठक नहीं बुलाई। ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। प्रधानमंत्री को जब ये विधेयक दिखाया गया, संसद में रखा गया, कहा कि इसको कानून बनाते हैं देश के लिए, तो प्रधानमंत्री को चाहिए था कि वो सारे मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाते। वो प्रधानमंत्री ने नहीं बुलाया। मैंने तो कि जब गौतम अडानी की जो संपत्ति है 1920 में 174.8% बढ़ी है। किसकी? गौतम अडानी की संपत्ति। और सारस पूनावाला की संपत्ति 86.7% बढ़ी है। रिकॉर्ड बढ़त हो रही है, यानी 174 और 86% बढ़ गई। और जो हमारे राधा किशन जी हैं, राधा किशन जी, जिनके भाई साहब, उनके तो नाम इतना अच्छा है कि इनको तो पहले तो नमस्कार मैं करता हूँ। भाई साहब, आपकी जो संपत्ति है 54.1% बढ़ गई। और मुकेश अंबानी पूरे साल रो रहे थे कि लॉकडाउन चल रहा है, बिजनेस कोलैप्स हो गई, कोविड-19, आप लोगों ने सारा बिजनेस ठप कर दी, सारे एजेंटों को से लड़ते थे वो, उनको भी 30.8% का फ़ायदा हुआ है। तो देखिए, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। और आप देखिए, हमारे देश का जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन था वो बढ़ गया। 2019 में 1.03 लाख करोड़ था, 2020 में 1.05 लाख करोड़ हो गया। देखिए, जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, सरकारी आंकड़ा है, रिजर्व बैंक का आंकड़ा है, खुद केंद्रीय मंत्रिमंडल की समिति, जिसको केंद्रीय मंत्री सीतारमन ने भी माना और उछल के बोली बजट आने से पहले कि हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है 49 अरब डॉलर से हमने 50 अरब डॉलर कर दिया। देखिए, कोविड-19 से भारत की अर्थव्यवस्था पे फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, वो परजीवी वाला बयान सुना था आपने प्रधानमंत्री का, जिसमें उन्होंने सारे किसानों को परजीवी कहा था, उस पर बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री भारत के नागरिक हैं और इस संविधान में हर भारत के नागरिक को अपने निजी विचार रखने का अधिकार है। ये उनका
पर्सनल ओपिनियन है, और ये पर्सनल ओपिनियन के ऊपर कोई कमेंट नहीं होता। संविधान में तो आंदोलन का भी अधिकार है ना। संविधान में आंदोलन का अधिकार है हमें आर्टिकल 19 के तहत, हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी 51A के तहत है कि इस संविधान को, प्रधानमंत्री बल्कि देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि इस संविधान का आदर करे और इसको माने। अब प्रधानमंत्री, मैं कहूँगा कि आपने जो आंदोलन जीवी कहा है, तो ये आप जो है इसके ऊपर पुनर्विचार कर लें कि आपका ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। ये संविधान आपको आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 51A के तहत किस सीमा तक आपको शब्दों का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। क्या ये प्रधानमंत्री को खुद निर्णय लेना है, क्या वो ऐसा शब्द बोल सकते हैं जो डिक्शनरी में ही नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री शायद भूल जाते हैं, हमारे हम सबके प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने आंदोलन को कहा कि भाई सारे आंदोलन जितने भी हुए उन्होंने उंगली उठा दी, पर उन्होंने भी तो आंदोलन किया था जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद का हुआ था, वो भी तो आंदोलन थे, रथ पर चढ़े हुए थे आडवाणी के साथ। देखिए, मसला ये नहीं है, हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप मुख्यमंत्री थे, आपने विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह से कहा था, वही आप लागू कर दीजिए। अच्छा, अपनी तरफ से कुछ नहीं किए। जो आपने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में कहा था कि अगर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से आप विचार विमर्श नहीं करेंगे, उनको जिम्मेदारी नहीं देंगे, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री सीखेंगे कैसे। तो मैं कहूँगा प्रधानमंत्री जी, आदरणीय जी, आप जो भी शब्द इस्तेमाल करें, हम तो आपसे एकता, शांति, सद्भावना, प्रेम के साथ कहते हैं कि ये जो संविधान है, ये जो भारत का संविधान मेरे हाथ में है, जो लटका हुआ भी है, और इसमें 368 में जो जिस तरह से आपने कानून बनाए, आपको इनको वापस लेने का भी अधिकार है। अच्छा, ये संविधान से मुझे एक और याद आता है, मैं अभी काफ़ी लोगों से बातचीत करी मैंने, हाल ही में, कल भी करी, आज भी करी, तो संविधान को लेकर एक और आंदोलन हुआ था। इससे पहले ही नागरिकता आंदोलन था, वो आपको याद होगा, CAA के ऊपर आंदोलन था। अब गृह मंत्री ने एक और बयान दे दिया है कि भाई जैसे ही कोरोना ख़त्म होगा हम CAA लागू कर देंगे, तो फिर दोबारा से आंदोलन को ये पहल कर रहे हैं। देखिए, वो आंदोलन दूसरा था, वो विषय दूसरा था, वो भारत के लोगों की नागरिकता का संबंध था, और ये जो विषय है किसानों से, किसान जो है भारत की रीढ़ की हड्डी है, और भारत की अर्थव्यवस्था को अगर प्रधानमंत्री को बचाना है, जैसा वो कहते हैं कि मैं देश को जो है विकास के रास्ते पे ले जाऊंगा, तो प्रधानमंत्री को इस आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और मुझे इसकी बहुत खुशी है जो केंद्र सरकार में और किसान के नेताओं में जो बातचीत हुई है, ये एक सकारात्मक रूप में का धारण किया है। किसान नेताओं में भारत सरकार में आपसी सहमति नहीं बनी, ये बात सच है, लेकिन मैं इतना बता दूं, ये भी झूठ नहीं है कि आपसी समन्वय बहुत अच्छा बना है। भारत सरकार ने भी कहा है कि हम किसानों के प्रति गंभीरता पूर्वक सोच रहे हैं, कृषि मंत्री, और किसान नेताओं ने भी कहा है कि हम भी जो है शांतिपूर्ण आंदोलन चलाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ से जो है हाथ जो है भले ही ना मिला हो, लेकिन आगे बढ़ रहा है। देखिए, बात को कहने के दो तरीके हैं। हम कहें गिलास आधा भरा है, आधा भरा है दिखाते फिरें, तो गिलास कभी नहीं भरेगा। हम कहें गिलास आधा भर गया है और आधा और भरना है, तो गिलास भर जाएगा। तो गिलास आधा भर गया है और आधा और भरना है। तो सरकार का ये कैसा तरीका है, मुझे समझाइए। अभी आपने कहा कि सरकार भी हाथ बढ़ा रही है आगे, हाथ मिलाने के लिए, तो फिर सरकार के ही कुछ नेता हैं जो आतंकवादी भी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं। देखिए, जहाँ तक आप सरकारी बात कहते हैं, इस संविधान में जो इमरजेंसी पावर है वो जर्मनी की है, जो हिटलर को थी। इस संविधान का जो रिपब्लिक है वो फ्रांस का है। इस संविधान में जो फंडामेंटल राइट है वो अमेरिका के हैं। फंडामेंटल ड्यूटी सोवियत यूनियन की है। और इसी संविधान में जो प्लानिंग कमीशन है वो सोवियत यूनियन का है। सरदार पटेल ने अपनी ज़िंदगी पर लड़ाई लड़ी
कि मैं भारत में प्लानिंग कमीशन नहीं बनने दूंगा, ये प्लानिंग कमीशन भारत को तोड़ देगा। और ये हुआ भी कि सोवियत यूनियन 16 हिस्सों में टूट गया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल के ज़माने में ये प्लानिंग कमीशन नहीं बनाया, सरदार पटेल के मरने के बाद बनाया, उनकी ज़िंदगी में नहीं बना प्लानिंग कमीशन। और इस वर्तमान सरकार ने प्लानिंग कमीशन का नाम नीति आयोग रख दिया। यानी वही बात, जैसे अंग्रेज़ों का मेक इन इंडिया था, अंग्रेज़ों का मेड इन इंडिया था, इस सरकार ने मेक इन इंडिया कर दिया। अंग्रेज़ों के ज़माने में ज़मींदार थे, इस सरकार ने उनको भूमिदार बना दिया। यानी लफ्ज़ों की हेरा फेरी भी है। लेकिन आज भी जो हमारी जो संसद की जो प्रणाली है वो अंग्रेज़ों की चल रही है। तो मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह से पुरानी दिल्ली नई दिल्ली है, एक नई संविधान सभा बनाए। मैं अलमदार अब्बास कहूँगा, प्रधानमंत्री से अनुरोध और कहूँगा कि आप जिस तरह से पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली है, नई संविधान सभा बनाइए। और आपने 104 बार इस संविधान का संशोधन किया, इसका मतलब ये संविधान जो है में कमियां हैं, तो इस संविधान की कमियों को आप दूर करने के लिए एक नई संविधान सभा बनाइए। मतलब नए संविधान की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल नया संविधान बनना चाहिए। ये संविधान में जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार का लक्ष्य जो था हमने हासिल नहीं किया। हमने डेमोक्रेसी टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल आज तक हम कर ही नहीं पाए। और लेकिन मैं नागरिकता जो आंदोलन था, NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का, वो आंदोलन दूसरा था। और मैं अपने भाई अमित शाह से कहूँगा, मेरे भाई इस आंदोलन को उस आंदोलन से मत मिलाओ, वो रास्ता दूसरा था और ये रास्ता दूसरा है। आप, और इसमें सबसे बड़ी बात ये, हमारे आर्टिकल 50 में सेपरेशन जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी एग्जीक्यूटिव जुडिशरी से अलग होगा, ये गलत है। पैरेलल होना चाहिए, समांतर चलना चाहिए। भाई जुडिशरी के लोग भी भारत के नागरिक, एग्जीक्यूटिव के लोग भी भारत के नागरिक। पहले था कि अंग्रेज़ों की सरकार चलती थी, वहाँ से बोलते थे, अब तो हमारी सरकार है। तो अब जो जुडिशरी में जो सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, ये आर्टिकल 50 में यहाँ लिखा है, इसको भी आप कैच कर लीजिए। क्यों कोई ऐसा ना क्या कि आपने गलत बोल दिया, क्या ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर भी IBCBI की इंक्वायरी हो चुकी है। तो आर्टिकल 50 में जो लिखा है सेपरेशन एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, इसको हटा के पैरेलल एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी होना चाहिए। यानी कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, कार्यपालिका और न्यायपालिका साथ साथ चलना चाहिए, जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल इस पर राजी नहीं हुए थे। जवाहरलाल नेहरू रहते थे 3 मूर्ति भवन में, सरदार पटेल रहते थे 7 जंतर मंतर में, डॉक्टर अंबेडकर कहाँ रहते थे जहाँ पुरानी विधानसभा है। तो सरदार पटेल बीमारी के आलम में डॉक्टर अंबेडकर से मिलने आए कि आप रिजर्वेशन समाप्त कीजिए और एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग कर दीजिए। तो मैं चाहूँगा ये पैरेलल करा जाए। और जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, रिजर्वेशन अब मुसलमानों को भी मिलना चाहिए, मगर यमन में नहीं। मगर आप इसको इस आंदोलन से ना जोड़ें, ये आंदोलन सिर्फ किसानों का है, इसमें नेशनल ये जो सिटीजनशिप का आंदोलन ये बिल्कुल नहीं है, कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ किसानों का आंदोलन है, 3 कानूनों का आंदोलन है। हमें 3 कानूनों तक सीमित रहकर इन 3 कानूनों को वापस कराना है, बाकी बात हम बाद में करेंगे। और